नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे और आज भी हम बात करेंगे दोस्तों बादरा क्षेत्र की ही समस्या पर, विषय पर बात करेंगे। और जो कल धरना प्रदर्शन होने वाला है मलसीसर गांव में बजरंग सहारण के नेतृत्व में, दोस्तों विस्तार से उसकी भी हम बात करेंगे। और जिस प्रकार से कल नेठराणा गांव में दोस्तों बिजली बिलों के बकाया वसूली को लेकर जो आंदोलन चला था, पूरी पुलिस फोर्स के साथ, भारी जाब्ते के साथ नेठराणा गांव में जो ग्रामीणों के मध्य प्रशासन पहुंचा था दोस्तों, उसके बाद में लगातार जो है हड़कंप मचा और कुछ कनेक्शन भी काटे गए, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। उसके बाद में धरना प्रदर्शन भी हुआ। कल का पूरा दिन हंगामेदार रहा। आज भी दोस्तों लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और लोगों में आक्रोश व्याप्त है। और पुलिस की कार्य प्रणाली और विधायक बलवान पूनिया की नेगलेंसी के विरुद्ध जो है लोग लामबंद हो रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं। तो देखते हैं, हमारी पूरी नज़रें जो है मामले पर दोस्तों जमी रहेगी। हम दोस्तों शुरुआत करते हैं उस मामले से जो कल मलसीसर गांव में होने वाला है दोस्तों। उसकी तैयारियां जोर शोर से बजरंग सहारण के नेतृत्व में की जा रही है। बजरंग सहारण ने कई गांवों का दौरा भी इसको लेकर किया है दोस्तों। और जो बजरंग सहारण ने मुख्य मांगे फसल बीमा क्लेम को लेकर रखी थी और पूर्व में जो धरना प्रदर्शन किया था उसको लेकर ज्ञापन दिया था, उसमें स्पष्ट लिखा था कि 7 दिन के अंदर अगर बीमा धारकों के खाते में अगर बीमा क्लेम की राशि जो बकाया बीमा 2020-21 का है वो नहीं आया, रबी की फसल आदि का, तो दोस्तों उसके बाद में धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया जाएगा। और प्रशासन पर दोस्तों इस चेतावनी से कहीं भी जू नहीं रहेंगी। और अब हम देख रहे हैं आज 29 तारीख को भी प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और किसानों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है दोस्तों। इसमें जिला कलेक्टर भी संज्ञान ले चुके, एक बार कंपनियों की जो अधिकारियों की बैठक ले चुके हैं और उनको दिशा निर्देश भी दे चुके हैं। लेकिन पेच कहाँ फंसा है? इतनी बड़ी बीमा क्लेम की राशि जो कंपनियां डकार रही है दोस्तों, क्या बगैर जनप्रतिनिधियों की मिलीभगती से डकार रही है या बगैर अधिकारियों की इजाज़त के बगैर डकार रही है दोस्तों? कैसा ऐसे कंपनियां कर सकती है? इन कंपनियों के ऊपर लगाम आखिर ये अधिकारी, ये जनप्रतिनिधि, ये सरकार क्यों नहीं कस पा रही है दोस्तों? आखिर ऐसे पेच बताकर कंपनियां जो है किसानों के फसल बीमा क्लेम को रोके हुए हैं और 5,000 के करीब जिन किसानों के फसल बीमा क्लेम को निरस्त कर दिया गया, उनको फ्रॉड मान लिया गया दोस्तों। किस आधार पर उनको फ्रॉड माना गया? यही मांगे कल बजरंग सहारण रखने वाले हैं चक्का जाम में और उसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। आसपास के गांव से भी दोस्तों बड़ी संख्या में लोग मलसीसर पहुंच सकते हैं, इसकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। और बजरंग सहारण बार बार अपील कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू और गाँव में जा जाकर कि आप बड़ी संख्या में जो है मलसीसर पहुंचे और इस धरना प्रदर्शन को और किसानों की मांगों को सफल बनाने में उनका सहयोग करें। तो दोस्तों इसको लेकर हम आज विस्तार से आपके सामने बात करने के लिए बैठे हैं। तो कल क्या होगा, किस प्रकार का रहेगा चक्का जाम, प्रशासन का क्या रवैया रहेगा और प्रशासन क्या कोई गिरफ्तारियां कर सकता है दोस्तों? जिस प्रकार से कल जो नेठराणा में कार्रवाइयां हुई थी और वहां बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तारियां देने के लिए भी आगे आए थे और बार बार धरना प्रदर्शन और गांव के लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे हमें गिरफ्तार कर लीजिए, आप जितने बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के किसान है, बिजली उपभोक्ता है, उन सबको गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन प्रशासन उनको गिरफ्तार करने में कोई इंटरेस्ट या कोई इस प्रकार की जल्दबाजी नहीं दिखाई और प्रशासन कहीं ना कहीं हाथ पांव फूले हुए थे और घबराया हुआ था कि इस प्रकार की कार्रवाई वो आखिर क्यों कर रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों वार्ता से और आपसी सामंजस्य से ऐसी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। और यही इसी प्रकार की एक समस्या ये आज जो फसल बीमा क्लेम को लेकर है दोस्तों, जो कल 30 मई को धरना प्रदर्शन चक्का जाम होने जा रहा है दोस्तों। बादरा विधानसभा का माहौल एकाएक गर्मा गया है और एक प्रकार से राजनीतिक गतिविधियां तो दोस्तों सदैव इसमें चलती रहती है और चुनावी प्रक्रियाओं के तहत भी जनसभाएं भी होती रहती है। नेतागण अपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहते हैं, भाषण भी देते रहते हैं, नुक्कड़ सभाएं भी करते रहते हैं और जो जनसंपर्क है वो तो गाँव में लगातार जारी रहता है दोस्तों। बादरा जैसी नेताओं की नगरी वाले इस विधानसभा क्षेत्र में दोस्तों, तो कल क्या होगा
होगा, इसी के ऊपर हम हमारा फोकस रख रहे हैं। और जिस प्रकार से दोस्तों बड़ी संख्या में किसानों के आने की उम्मीद है, क्या वहाँ किसी प्रकार से किसानों की समस्याओं का समाधान होगा? क्या कोई बीमा कंपनी का कोई अधिकारी वहाँ प्रशासन के साथ आएगा और इस प्रकार की बातें किसान और उनका नेतृत्व कर रहे बजरंग सारण जैसे लोगों को समझा पाएगा कि ये टेक्निकल फॉल्ट है और इसमें इस प्रकार की कार्रवाई आगे की जा सकती है और इसमें आपका सहयोग इस प्रकार से निहित है और आप हमारा सहयोग करें और हम जो है इस प्रकार से बीमा क्लेम किसानों के खातों में डाल देंगे। तो इन पेचीदगियों को बैठकर समाधान करने से ही दोस्तों दूर होगा। और जब तक आपसी समझौते की मेज़ पर नहीं बैठकर आपसी बातचीत नहीं की जाती है, तब तक परिस्थितियां दोस्तों इसी प्रकार से जो है अराजकता जैसी रहेगी। और दोस्तों मैं अराजकता शब्द तो इसको हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कोई अराजकता नहीं है, ये किसानों का संघर्ष है, किसानों का आंदोलन है और किसानों का हक है दोस्तों सड़कों के ऊपर अपनी मांगों को मनवाने के लिए और अपनी मांगों को प्रशासन को बताने के लिए, अधिकारियों को बताने के लिए, सरकार को चेताने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार की मांगों को ज़रूर हम एक आक्रोश भरा आंदोलन या प्रदर्शन ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसी कोई अराजकता वाली बात नहीं है। ये उनका किसानों का राइट है, लोगों का राइट है, वो धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं और अपनी मांगे जो है, अपनी पीड़ा वो जो है वो जनप्रतिनिधियों को नहीं बताएंगे, प्रशासन को नहीं बताएंगे, अधिकारियों को, नुमाइंदों को नहीं बताएंगे सरकार के, तो किसको बताएंगे? और उनका बताने का तरीका जो हमारे लोकतंत्र में दोस्तों निहित है और आज तक होता हुआ है दोस्तों, शाहीन बाग जैसे धरने दिल्ली में महीनों तक जारी रह सकते हैं। तो इस प्रकार के हमारे देश में संवैधानिक आज़ादी भी हमें मिली हुई है और जिस प्रकार का संविधान है और उसमें निहित कानून है, एक्ट है, धाराएं हैं, उनमें प्रावधान है दोस्तों, वो हमें इस प्रकार की आज़ादी भी देती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी हम सबको है दोस्तों, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। और उसी के तहत मलसीसर गांव में भी भादरा विधानसभा का बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन और आंदोलन कल होने जा रहा है। तो इसमें हमारी नज़रें लगातार बनी रहेगी और कौन नेतागण यहाँ पहुँचते हैं दोस्तों, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन एक हम आज बात करने के लिए दोस्तों हमारे दिमाग में विषय आया है, क्योंकि जिस प्रकार से बजरंग सारण लगातार इस धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनके ऊपर इस प्रकार की बातें जनता को जानने का हक भी है। और वो जो अपनी, हम ये तो नहीं कहेंगे वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन किसानों का आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो ये उनको हक भी है कि किसानों का समर्थन भी उन्हें मिले, किसानों का प्रेम प्यार स्नेह दुलार भी दोस्तों इनको मिले। और इसी रसाकसी में जो है बजरंग सारण लगे हुए हैं और लगातार दोस्तों धरना प्रदर्शन और अब हम बात करते हैं दोस्तों बजरंग सारण के धरना प्रदर्शन की और राजनीतिक जीवन की। वो जब से राजनीतिक में उनका पदार्पण हुआ है, वो धरना प्रदर्शन एकाएक इस समय उनका धरना प्रदर्शन बढ़ गया है, जबकि बलवान पूनिया का ये शासनकाल चल रहा है। और बलवान पूनिया बनाम बजरंग सारण ये जंग दोस्तों आपको याद होगा, जिस प्रकार से राष्ट्रवादी सरपंच द्वारा सोशल मीडिया में फेसबुक के माध्यम से जो सनसनी लगातार पिछले काफ़ी लंबे समय से फैलाई थी और उनके विधायक बलवान पूनिया के कार्यों की, क्रियाकलापों की और उनके एक एक कार्यों की और जो अच्छे हैं या बुरे हैं विवेचना की गई और उनकी समीक्षा की गई और उन पे कुठाराघात किया गया दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बलवान पूनिया को जो है वो उत्तेजित कर गया और कहीं ना कहीं बलवान पूनिया भी उसी प्रकरण से जो है भयभीत होकर, व्यथित होकर और अंततः उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया और उनको जो है अब उनके ऊपर शिकंजा है। और काफ़ी समय से सोशल मीडिया पर भी सरपंच, राष्ट्रवादी सरपंच है, वो नहीं आए और उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवारें लटक रही है, लेकिन ज़रूर उन्होंने अग्रिम जमानत ले रखी है, लेकिन प्रकरण अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो इसको भी बलवान पूनिया बार बार बजरंग सारण के साथ जोड़कर चल रहे हैं कि ये एक प्रकार से पर्दे के पीछे का जो पात्र है वो है और अपना मुखौटा लगाए हुए, अपना जो चेहरा है वो छुपाए हुए जनता के
सामने इतने दिन सोशल मीडिया पर आ रहे थे, और अब जब वो मुखौटा उनका उतर गया, ये बलवान पूनिया के शब्द है, तो अब इस प्रकार के धरना प्रदर्शन आंदोलन और किसानों को बरगलाने के कार्य में व्यस्त हो चले हैं। तो दोस्तों, हम तो ये नहीं कहेंगे कि किसानों को किसी प्रकार से बजरंग सारण द्वारा बरगलाया जा रहा है। दोस्तों, ये नेतृत्व है किसानों का, और बजरंग सारण बड़ी कुशलता के साथ करते जा रहे हैं। बजरंग सारण के बारे में मैं आपको बात बताऊं तो दोस्तों, बिजली आंदोलन में भी बजरंग सारण का साथ रहा था। और इसके अलावा जब ऊंट मेला पीछे हुआ था तो हमने भी कवरेज की थी, गोगा मेडी में पशु मेला जिसको बोलते हैं। और दोस्तों, ये उत्तर भारत का बहुत बड़ा मेला यहाँ लगता है, और पशु मेला ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेलाओं में से एक है। और उन पर प्रशासन की एक प्रकार से रोक लगा दी गई थी, और बड़ी संख्या में किसानों का हित उससे जुड़ा हुआ था। हमारे नौर बादरा के किसान भी उससे जुड़े हुए थे। इस किसान आंदोलन की अगुवाई की और उनके मेले का संचालन बजरंग सारण ने दोस्तों करवाया, और लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए वहाँ टेंट भी लगाए रखा। इसके अलावा दोस्तों, अंबेडकर चौक पर स्थित जो एक विवादित प्याऊ का विषय था, उस प्रकरण को भी दोस्तों कहीं ना कहीं बजरंग सारण ने उसका समाधान करवाया, और धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ उस विवादित जगह पर, जहां दोस्तों प्याऊ ही थी कृषि विभाग की, कृषि उपज मंडी की, बहुत पहले कागजों में भी उस प्याऊ का वजूद बताया जा रहा है। तो दोस्तों, उस वहाँ प्याऊ स्थापित कर दी गई, और अब उस विवाद को विराम लग चुका है। तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी मैं मानता हूँ, और क्षेत्र बादरा कस्बे के लोगों की सिंपैथियाँ भी इसके साथ जुड़ गई। और इसके बाद में दोस्तों, सिंचाई पानी का जो आंदोलन हुआ था रामगढ़ में, उसमें भी बजरंग सारण ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, और उनके ऊपर मुकदमा भी हुआ था राज कार्य में बाधा को लेकर। तो वो आंदोलन भी लंबा चला था, और उसमें भी किसानों की एक प्रकार से विजयी हुए थे किसान, और उसमें भी बजरंग सारण ने अच्छी खासी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा फसल बीमा क्लेम को लगातार वो विभिन्न मंचों के माध्यम से उठाते जा रहे हैं, और उसमें उन्हें जैसे तैसे उपलब्धि तो अभी तक कोई विशेष नहीं हासिल हुई, लेकिन बड़ी संख्या में किसान बजरंग सारण के साथ जुड़ते चले गए। इसके अलावा दोस्तों, यूरिया खाद को लेकर भी धरना प्रदर्शन में बजरंग सारण की भूमिकाएं रही, किसानों के साथ रहे। और रीट आदि परीक्षाओं के जब पेपर होते हैं और बड़ी संख्या में राजस्थान के छात्र अपने अपने सेंटरों की ओर दौड़ते हैं, तो उस समय बहुत भारी समस्याओं से और विभिन्न प्रकार की परेशानियों से छात्रों को रूबरू होना पड़ता है। तो ऐसे में बजरंग सारण ने जयपुर जैसे सिटी में जाकर कैंप लगाया, और इन विद्यार्थियों को शरण भी दी, और उनके लिए व्यवस्थाओं का भी जो है इंतजाम किया। तो इस प्रकार की अनेकों पुलिस भर्ती हो या अन्य प्रकार की भर्तियां हो, इसमें बजरंग सारण जो है छात्र छात्राओं के साथ सदैव रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जो बड़े बड़े सेंटर हैं जो कि विद्यार्थियों के लिए निजी तौर पर जो व्यवस्थाएं करते रहते हैं, उनमें अगर अव्वल माने तो वो बजरंग सारण की एक भव्य फाउंडेशन को हम मान सकते हैं। उनके भव्य फाउंडेशन के बैनर तले अनेकों रक्तदान शिविर आदि अनेकों समाज सेवी धार्मिक कार्यक्रमों की बड़ी ये सूची है दोस्तों। और इसके अलावा जो कोरोना काल था, उसमें बजरंग सारण ने बहुत ही सराहनीय काम किए, और पूरा क्षेत्र इसके लिए उनको जानता भी है। और चाहे राशन किट का मामला हो और ऑक्सीजन सिलेंडरों का मामला हो, हर क्षेत्र में बजरंग सारण ने उम्दा सेवाएं लोगों की है। और यही कारण है कि बजरंग सारण लगातार दोस्तों इस क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इस बार उन्होंने मन भी बनाया हुआ है कि वो 2023 में विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। तो हम सीधे सीधे ये तो नहीं कहते कि वो सब चुनाव के लिए ही कर रहे हैं दोस्तों, सभी नेता करते हैं चुनाव के लिए। और नेता जब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो क्या करेंगे? नेता जब मीटिंग नहीं करेंगे, धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं करेंगे, तो वो क्या करेंगे दोस्तों? ये भी एक बहुत बड़े सवाल है। तो सीधे सीधे किसी नेता के लिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और ऐसे आरोप भी दोस्तों अनेकों पार्टी आपस में एक दूसरी पार्टियों पर लगाती रही है कि ये तो वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन राजनीति घिनौनी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। राजनीति ऐसी विशुद्ध होनी चाहिए, और विशुद्ध मुद्दों के साथ राजनीति होनी चाहिए। जैसा कि बलवान पूनिया भी कई बार अपने भाषणों से कहता है कि मैं बागडोर उसको सौंपूंगा जो मुझसे भी ज़्यादा आगे भागकर संघर्ष करते हुए आगे निकलने का मादा मेरे को दिखाएगा। तो ऐसा मादा तो दोस्तों बादरा विधानसभा क्षेत्र है, नेताओं की नगरी है। ऐसा मादा तो हमारे क्षेत्र के युवाओं में बहुत है। और बलवान
जी से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने ये शब्द जो है वो वापस भी ले सकते हैं। अभी समय पड़ा है 1.5 साल का, क्योंकि इस क्षेत्र के युवा जो है वो भागकर आपसे आगे निकल सकते हैं धरना प्रदर्शन में और हर चीज़ में। लेकिन आपका संघर्ष है उसको भी हम बहुत अच्छा संघर्ष मानते हैं, और आपने 20 वर्ष जो संघर्ष किया आज उसी की परिणति आप सत्ता में बैठे हैं, और आपने अच्छी राजनीति की अपने भविष्य के लिए और अपनी निजी राजनीति को बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, मोड़ दिया, और समय समय पर जो डिसीजन लिए वो अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने निजी तौर के लिए बहुत अच्छे लिए, और उससे आज आप राजस्थान के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार भी है। इसको लेकर हम आपकी सदैव तारीफ भी करते हैं कि बलवान पूनिया है वो अपने संघर्षों के बलबूते पर यहाँ तक पहुँचे हैं, और आगे भी बलवान पूनिया अगर चुनाव में डटे रहते हैं तो अपने संघर्ष के बलबूते पर ही डटे रहेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं संघर्ष करके पहुँचा हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन ये दोस्तों जब वो बोलते हैं कि अब आने वाला विधायक फिर मैं ही बनूंगा और अब आगे विधायक ही मैं ही बनूंगा और कोई विधायक नहीं बनेगा, तो दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं उनके अंदर आए हुए गरूर का जो दर्शन है वो यहाँ क्षेत्र के लोग करते हैं। तो ऐसे गरूर भरे शब्द आप अगर बचो, उनसे आप दूर रहो तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि क्षेत्र की विधानसभा के लिए मैं आपको बलवान जी को स्पष्ट तौर से बताना चाहूँगा कि हमारा भादरा विधानसभा क्षेत्र है वो राजस्थान की ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जो कि चूरू और हनुमानगढ़ जिले में सर्वाधिक फैक्टर यहाँ काम करते हैं, और सर्वाधिक फैक्टरों में से भादरा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ के फैक्टरे यहाँ के नेताओं को भी समझ नहीं आते, और यहाँ के नेता भी उन फैक्टरों से बार बार मार खा चुके हैं और बार बार मात खाकर पिछड़ते जा रहे हैं। ज्ञान सिंह चौधरी जैसे नेताओं को भी यहाँ के फैक्टर जो है वो समझ नहीं आए, और उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर जो ढलान पर जा रहा था उनके अंदर इस प्रकार से जो है अंतिम क्षणों में वो क्लाइमेट्स लेकर आए जो कि बहुत दुखदाई रहा, और ऐसा किसी इतने उच्च स्तर के नेताओं के अगर क्लाइमेट्स में अंतिम समय में मोड़ आए तो दोस्तों वो बहुत दुखद होते हैं। और जयदीप ढूडी का मैं जिक्र करना चाहूँगा, प्रभावशाली परिवार था। एक वक्त ऐसा था कि 3-3 लाल बत्तियाँ इस परिवार में थी, और एक वक्त ये आया है कि आज वोट के लाले पड़े हुए इस परिवार में, और यहाँ टिकट तो बहुत दूर की बात है। अभी क्षेत्र के लोग जो है यहाँ इस ढाणी की राजनीति को एक प्रकार से बीता हुआ वक्त मानकर चल रही हैं, तो उनको बहुत मजबूती के साथ मेहनत करनी पड़ेगी अगर मैदान में उनको वापस आना है। और यही हाल कमोबस डॉक्टर सुरेश चौधरी का था, और इस वक्त जो 2023 के चुनाव में जब ताल ठोकने की बारी आई है तो डॉक्टर सुरेश चौधरी ने अपना नाम पीछे किया है, और अपने भाई एसपी सिंह जो कि पूर्व कलेक्टर रहे उनका नाम आगे किया, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये भादरा की जनता है, आपको रिपीट नहीं करेगी। कहीं ना कहीं दोस्तों अगर नेताओं की बात करें तो सुरेश चौधरी में वो बात है और वो समझ है। कुछ फैक्टर उनकी पकड़ में आते हैं, लेकिन अगर अन्य नेताओं को ले तो संजीव बेनीवाल के अलावा इन फैक्टरों को समझने वाला नेता मुझे वर्तमान में दिखाई नहीं देता। बलवान पूनिया भी कहीं ना कहीं कई फैक्टरों से मार खाते हुए जा रहे हैं दोस्तों। काफ़ी फैक्टर है जो बलवान पूनिया की पूरे राजनीतिक जीवन के ऊपर हावी होकर, और इस कदर हावी होकर जा रहे हैं दोस्तों कि चर्चाओं का बाजार अगर उनकी माने तो बलवान पूनिया का ग्राफ अब नंबर 2 से कहीं नंबर 3 के बीच में संघर्ष करता हुआ प्रतीत होता है। दोस्तों ये हम नहीं कहते, क्षेत्र की जनता कहती है, और आने वाला समय कहेगा अगर यहाँ वर्तमान के विधायक अपने में सुधार करते हैं हमारी बातों का। दोस्तों एक चीज़ फिर मैं कहना चाहूँगा सभी राजनेताओं के लिए, नेताओं के लिए, और भादरा नेताओं की नगरी है उनके लिए तो विशेष तौर से ये बहुत काम की चीज़ है। दोस्तों आप अपने आसपास निंदक ज़रूर रखिएगा, जो आपकी आलोचना करते हैं और जो आपको बुरी बात आपके मुंह पर बताते हैं, उन लोगों को आप कभी भी अपने से दूर नहीं कीजिएगा अगर आपको आगे बढ़ना है तो। दोस्तों
ये सफलता की बहुत बड़ी कड़ी और सीढ़ी है, और इसमें ही सारे के सारे मूल मंत्र सफलताओं के छिपे हुए हैं दोस्तों। जब तक आप अपने हार व्यवहार और जनता की नब्ज तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन दिमाग में उनके क्या चल रहा है दोस्तों, वो आपको अगर पकड़ में आएगा। क्योंकि कई बार आप जब हाथ की नब्ज पकड़ते हैं तो दिमाग में क्या चल रहा है वो आपके समझ में नहीं आएगा, और वो जब आएगा जब इन फैक्टरों के जनता के बीच में और आप हार व्यवहार से जनता की हर बात सुनने के लिए तैयार रहेंगे और निंदकों की बात आप मानेंगे, तब आप जनता की नब्ज अच्छे से समझते हुए जो खोपड़ी में क्या चल रहा है, उनके मस्तिष्क में और मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है वो आप समझ में आएगा आपके। तो दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। अब हम शुरुआत करते हैं आज 29 मई को क्या विशेष दिवस है उससे, और फिर आपको आज रविवार है, मौसम के मिजाज के बारे में बताएंगे। मंडियों के भाव विशेषकर संडे के दिन नहीं होते हैं। तो दोस्तों 29 मई को आज क्या विशेष दिवस है। 1658 को आज के दिन दोस्तों औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराकर दिल्ली तख्त पर कब्जा किया था। उसी औरंगजेब का चर्चा दोस्तों आज पूरे भारतवर्ष में छाया हुआ है। पूरी दुनिया में औरंगजेब का नाम एक प्रकार से लिया जा रहा होगा, क्योंकि भारत जो कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसके अंदर मंदिरों को जिस प्रकार से तोड़ा गया था, उन मंदिरों को अब जो मसले हैं, विवादित मामले हैं, वो अब कोर्टों में पहुंच चुके हैं और अदालतें उस मामलों के डिसीजन को लेकर अब अंतिम प्रक्रियाओं में चल रही है। तो औरंगजेब का नाम आना ही अपने आप में एक चर्चा है। तो 1968 में भारत के पहलवान रहे, फिल्मी अभिनेता भी रहे और बहुत शानदार टॉप पहलवान रहे। उन्होंने अपनी जवानी में एक भी कुश्ती नहीं हारी दोस्तों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दारा सिंह की, जो कि विश्व चैंपियन बने थे आज ही के दिन। 1968 को 29 मई को पहली बार विश्व चैंपियन बने थे। उन्होंने एक विश्व चैंपियन को हराया था। तो 1987 में आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का निधन हुआ था। तो उनकी पुण्यतिथि दोस्तों आज के दिन मनाई जाती है। इसके अलावा 1906 में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म हुआ था दोस्तों। वो हिंदी के प्रख्यात निबंधकार रहे हैं, तो उनका जन्म हुआ था। और 1865 में आज ही के दिन रामानंद चटर्जी का भी जन्म हुआ था दोस्तों। ये देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और पत्रकार भी ये रहे हैं। इसके अलावा 1972 को पृथ्वीराज कपूर का निधन हुआ था दोस्तों, जो फिल्मी दुनिया की एक प्रकार से सनसनी हम इनको मान सकते हैं। और सबसे पहले इन्होंने जो है बम्बई फिल्म इंडस्ट्रीज में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की थी। तो हिंदी फिल्मों की महान हस्ती रहे हैं। और आज के दिन दोस्तों माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। आज के दिन 29 मई को 1953 में इसकी शुरुआत हुई थी और सबसे पहले चोटी पर, एवरेस्ट की चोटी पर फतेह करने वाले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे दोस्तों, ये सबसे पहले एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े थे। और इसके बाद में 1953 की बात है ये, और 1953 के बाद लगातार इस दिवस को माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो आज के 29 मई के खास कार्यक्रम में इतना ही। मौसम का मिजाज दोस्तों आज बताते हैं। तो आज 42 से 45 डिग्री मैक्सिमम तापमान रहा, तो काफ़ी गर्म आज दिन रहा। और हमने बताया था कि 31 मई तक, पहले भी 3-4 बार बताया था कि 45 डिग्री से ऊपर तापमान इस महीने नहीं जाएगा। लेकिन जून महीने में कुछ दिन तापमान जो है बीच में बहुत आगे भी जाएगा। लेकिन जून महीने में जो आने वाला मानसून है वो भी दोस्तों राजस्थान में मानसून का आगमन संभवतः 20 जून के बाद हो, क्योंकि मानसून अभी भी लेट चल रहा है। और जिस प्रकार की संभावनाएं जल्दी आने की व्यक्त की जा रही थी, उसमें कहीं ना कहीं विलंब हुआ है और मानसून जो है वो बीच बीच में कमज़ोर पड़ा है और इसी के चलते वो आगे नहीं सरक पा रहा है। तो राजस्थान में भी मानसून में देरी होने वाली है जैसी कि संभावनाएं बताई गई थी। 10 से 36 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं दोस्तों आज दिन भर चली है और रात्रि को भी मौसम इसी प्रकार से रहेगा, तेज़ हवाएं चलेगी। और कल 30 मई को कैसा रहने वाला है मौसम, इसके बारे में बताएं तो 31 से 41 डिग्री टेम्परेचर रहेगा दिन में और 42 से 44 डिग्री टेम्परेचर रहेगा दोपहर में और 37 से 43 डिग्री रहेगा देर शाम को।
तो कल 44 डिग्री टेम्परेचर ही रहेगा, कुछ गर्मी से निजात ही रहेगी। और बादल नहीं होंगे, सुबह जब 15-20% होंगे तो वो शाम तक घटते घटते 10% आ जाएंगे, और देर रात को वो 10 या 15% ही बादल आसमान में छाए रहेंगे। तो इसी प्रकार से हवा जो है वो बहुत तेज़ चलेगी, और कहीं ना कहीं 40 किलोमीटर की रफ्तार से भी हवा के झोंके आपको कल लग सकते हैं। 32 से 35 डिग्री टेम्परेचर रात्रि को रहेगा, और 22 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से कंटिन्यू हवा रात्रि को भी कल चलने की संभावना है। लेकिन मलसीसर का मौसम कल कैसा रहने वाला है दोस्तों, इसके ऊपर साफ संदेश की नज़रें लगातार बनी रहेगी, और हम आपको इसकी पूरी कवरेज आपको दिखाएंगे। और ज़रूर मलसीसर में प्रशासन की तरफ से हीट वेव भी घोषित किया जा सकता है। तो आज के शाम के 7 बजे में इतना ही दोस्तों। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे, नई घटना के साथ, नई समीक्षा के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।